तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र और उसका नवीन अध्ययन शीर्षक द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र। किसी भी देश का अपवाह तंत्र वहाँ के उच्चावच तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करता है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जिनके बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अतः भारत के अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय पर्वत से विशाल नदियां प्रवाहित होती है और हिमालय की नदियों में निम्न तीन अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। पहला है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, दूसरा गंगा अपवाह तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। तो प्रारंभ है पहला हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत पहला विभाग द इंडस ड्रेनेज सिस्टम। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां विस्तृत क्षेत्र को अपवाहित करती है। अकेले सिंधु नदी ही हिमालय प्रदेश में 2,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम जैसी प्रसिद्ध नदियां इस सिंधु अपवाह में सहायक नदियां हैं। इनमें से झेलम पीर पंजाल से निकलती है और अन्य सभी नदियां हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। विभाजन के बाद इस अपवाह क्षेत्र का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया है। सिंधु नदी इसका स्रोत तिब्बत में 5,180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह नदी 4,206 मीटर की ऊंचाई से जम्मू तथा कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तरी भागों में विशाल गॉर्ज बनाती है और यह नदी कैलाश पर्वत को कई बार पार करती है। लद्दाख और गिलगित से बहती हुई अटक के निकट यह पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। यहाँ पर अफगानिस्तान की काबुल नदी इसी के साथ मिलती है। इसकी प्रसिद्ध सहायक नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर पंचनद का क्षेत्र बनाती है। ये सभी नदियाँ पहले आपस में विभिन्न स्थानों से उद्गमित है, पर इनका संयुक्त प्रवाह मैथनकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरने से पहले यह एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इसका जल ग्रहण लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 3,21,290 वर्ग किलोमीटर भारत के अंतर्गत है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत इसका 41,950 लाख घन मीटर अर्थात 20% जल का उपयोग कर सकता है। इसी की सहायक नदी है झेलम। यह कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 4,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वैरीनाग के निकट झरने से निकलती है। यह पीर पंजाल में लगभग लंबिक दीवारों वाला 200 मीटर गहरा खड्ड निर्मित करती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इसमें आकर मिलती है। इसमें लीडर नदी जो महत्वपूर्ण है। मुजफ्फराबाद के बाद यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। टिम्ब्रू के निकट यह चिनाब में मिलती है और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। चिनाब को हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। चंद्र तथा भागा इसके दो उद्गम स्थल है।
लाहुल के बारालाचा के दर्रे के दोनों ओर स्थित है। यह पीर पंजाल के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। कहीं कहीं ये गोर्ज 1000 मीटर गहरा है। इसके बाद ये अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। इसके बाद लगभग 640 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पंचनद पहुंचती है। यहाँ पर यह झेलम और रावी नदियों का जल ग्रहण करने के बाद सतलुज नदी के साथ मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। रावी, यह नदी रोहतांग दर्रे के निकट भाग से निकलती है। धौलाधर की उत्तरी तथा पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों से गुजरती हुई ये बहुत ही सकरी घाटी बनाती है। चंबा से कुछ दूर नीचे आने पर धौलाधर श्रेणी में गहरा गोर्ज बनाती है और इसके बाद माधोपुर के स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है। अपने उद्गम से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चिनाब नदी के साथ मिलने पर यह 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। व्यास, यह नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे से उद्गमित होती है। मनाली से आगे 4062 मीटर की ऊंचाई पर व्यास कुंड से निकलकर यह 900 मीटर गहरा गोर्ज बनाती हुई धौलाधर पर्वत को पार करती है। पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदान में प्रवेश करती है और पंजाब में स्थित हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। यद्यपि ये नदी छोटी है, इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है और ये पूर्णतया भारत में है, पर पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में व्यास ही एक ऐसी नदी है जो पूर्णतया भारत में प्रवाहित होती है। सतलज, इस नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल है, जो ये समुद्र तल से 4570 मीटर ऊंचा है। राक्षस ताल से निकल कर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और सिपकी दर्रे के निकट हिमालय की सकरी घाटी में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में खारी खोरसन प्रदेश में बहुत बड़ा एक कैनियन का निर्माण करती है। इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रांड कैनियन से की जा सकती है। पर्वतीय प्रदेश को पार करने के बाद पंजाब में रूपनगर के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। रूपनगर के ऊपर नैना देवी धार में यह गहरा गोर्ज बनाती है, जहां पर विश्वविख्यात भाखड़ा बांध बनाया गया है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद यह पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होकर हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी में मिल जाती है। फिरोजपुर से फाजिल्का तक यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके बाद यह रावी, चेनाब और झेलम नदियों का संयुक्त जल एकत्र करते हुए पंजाब में मिथनकोट के नामक स्थान पर सिंधु नदी में जा गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। उसमें से यह 1050 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह पहला जो नदियों का क्रम है उसमें हिमालय नदियों के अपवाह तंत्र में पहला और महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र सिंधु नदी का है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। सिंधु नदी के अपवाह तंत्र में सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, एक तरह से पंचनद का क्षेत्र सिंधु नदी के इसके अंतर्गत आता है। इसका अधिकांश भाग वर्तमान में विभाजन के बाद पाकिस्तान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता अपना कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।